नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। आज नवांश कुंडली से संबंधित एक और विषय, मेरी समझ से तो सिर्फ नवांश कुंडली से संबंधित नहीं है, ये सभी वर्ग कुंडलियों से संबंधित है। सभी 16 प्रकार के जो वर्ग हमारे वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्व के बताए गए हैं, उनसे संबंधित एक विषय है। लेकिन आज मैं केवल और केवल उसका संबंध नवांश कुंडली से क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के फल देता है, इस पर आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि नवांश कुंडली लगन कुंडली के 9वें भाग को कहा जाता है। लगन कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में होते हैं और वही ग्रह अगर नवांश कुंडली में भी उसी राशि के अंदर होते हैं तो उसे वर्गोत्तम ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर 2 शब्दों का उपयोग किया गया है। पहला है वर्ग, दूसरा है उत्तम। अर्थात वर्गों में उत्तम, जितनी मेरी समझ है, वर्गों में उत्तम शब्द को शाब्दिक अर्थ से कुछ आगे जाकर विचार करना चाहिए। अर्थात जैसी स्थिति लगन कुंडली में किसी ग्रह की है, वैसी ही स्थिति पुनः उसकी वर्ग कुंडली में भी समझ में आ रही है। अर्थात वर्गों में भी वही स्थिति पुनः पुनः हमें दर्शा रही है। अर्थात अगर कोई कुंडली में ग्रह उच्च राशि में बैठा है, मान लीजिए सूर्य मेष राशि में बैठा है लगन कुंडली में, एवं सभी 16 वर्ग कुंडलियों में वो मेष राशि में बैठा हो, तो सर्वश्रेष्ठ वर्गोत्तम कहा गया है। जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो राजा के समान बताए गए हैं। केवल नवांश कुंडली में कोई ग्रह वर्ग कुंडली की सिमिलर राशि में बैठा होने के साथ साथ नवांश कुंडली में भी उसी राशि में बैठा है, तो भी उसे वर्गोत्तम की श्रेणी में एक स्थान दिया जाता है। अर्थात जितने ज़्यादा वर्ग कुंडलियों में आपके ग्रह सेम राशि में होंगे, उतनी स्ट्रांग रिजल्ट उन वर्गों के आधार पर उस ग्रह की देने की क्षमता बनी जाएगी। वो स्ट्रांग है, रिजल्ट देने के लिए स्ट्रांग। मित्रों, ज्योतिष में सामान्य तौर पर लोगों की एक ऐसी आदत बन गई है कि वहाँ पर हर चीज़ को धन से, पैसे से, आर्थिक स्थिति से बहुत बढ़िया बढ़िया दिखाने के लिए बताते हैं, या इतना अधिक डराते हैं कि जैसे जीवन को पूरी तरह से तबाह करने वाला भय पैदा करते हैं या अति उत्साह देते हैं। ये 2 अति जो होती हैं, इन 2 अति के कारण से आप देखेंगे कि ज्योतिष में सामान्य तौर पे बड़े सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि उनके एक ज्योतिष द्वारा बताए गए जो रिजल्ट हैं, उनके जीवन में वैसे रिजल्ट कहीं नहीं आ। क्योंकि किसी भी ग्रह को पहले अच्छे तरह से नापना है, तोलना है, समझना है, तो ही आगे बढ़ना है। देखिए, हर ग्रह की अनेक परिस्थितियां होती हैं। उच्च अवस्था, मित्र राशि में स्थित अवस्था, सम राशि में स्थित अवस्था, स्वयं की राशि में स्थित अवस्था, इसके साथ साथ शत्रु राशि में बैठा होना, अति शत्रु की राशि में बैठा होना, नीच राशि में बैठा होना, ये कई प्रकार की अवस्थाएं एक ग्रह की होती हैं। अब आप स्वयं ही विचार करें, क्या कोई ग्रह उच्च राशि में बैठा हो लगन कुंडली, नवांश कुंडली एवं अन्य वर्ग कुंडलियों में, और एक ग्रह शत्रु राशि में बैठा है, वो भी लगन कुंडली, नवांश कुंडली और वर्ग कुंडली सभी में एक समान है, क्या वो दोनों एक प्रकार के रिजल्ट देंगे? दूसरी स्थिति समझ लीजिए कि अगर किसी भी कुंडली में, लगन कुंडली में मान लीजिए मैं कहता हूं चंद्रमा उच्च अवस्था में बैठा है, अब यही चंद्रमा अगर
नवांश कुंडली में भी उच्च अवस्था में है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यही चंद्रमा अगर नीच अवस्था में है और नवांश कुंडली में भी नीच अवस्था में है तो ये वेरीफाई कर रहे हैं कि चंद्रमा लगन कुंडली एवं नवांश कुंडली दोनों में एक ही स्थिति में है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। अक्सर आपने देखा होगा कोई ग्रह लगन कुंडली में उच्च का होता है और नवांश कुंडली में नीच का होता है, तो हम मानते हैं कि 32 से 35 वर्ष की आयु के बाद ऐसे जातक या जातिका की जीवन में एकदम से बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अर्थात नवांश कुंडली के फल जब 32 से 35 वर्ष के बाद आने शुरू होंगे तो उस ग्रह की जो स्थिति दिखाई दे रही है उच्च अवस्था वाली वैसे फल नहीं दे पाएगा। अर्थात सीधी सी बात है कि जिस अवस्था में लगन कुंडली में जो प्लैनेट बैठा है वही नवांश कुंडली में बैठा है, तो वो उसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन दे रहा है, वर्गों में उत्तम बता रहा है और ये बता रहा है कि ये इसी प्रकार के रिजल्ट, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, सम तो सम, उच्च के रिजल्ट या मित्र राशि के रिजल्ट, जो भी रिजल्ट देने हैं या नीच राशि के रिजल्ट देने हैं, उसमें वो बहुत स्ट्रांगली पूरे के पूरे रिजल्ट अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अवश्य देगा। अब हर बारी हम ये कह दें कि वर्गोत्तम प्लैनेट है, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये अब आपकी किस्मत चमका देगा, इसकी दिशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में आपका भाग्य उदय हो जाएगा, तो ये गलत है और आप महसूस करेंगे कि ये रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। तब वो महसूस करता है कि मुझे मेरे ज्योतिष के विद्वान ने या ज्योतिष के गाइड ने, जिसके पास मैं ज्योतिषाचार्य के पास गया, उसने जो मुझे जानकारी दी वो सही नहीं थी और उसका लाभ मुझे नहीं मिल पाया है। तो मित्रों, वर्गोत्तम ग्रह केवल नवांश कुंडली तक सीमित नहीं है, वो सभी वर्गों पर लगते हैं। पर ज्योतिष में क्योंकि हर प्रकार के लोग हैं, हर विचारधारा के लोग हैं, अन्य अन्य प्रकार की बात करते हैं, तो सभी अपनी अपने मत या अपने अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार ही आपको बताएंगे कि वर्गोत्तम का उनका अर्थ क्या है। मैं भी अपनी शिक्षा के माध्यम से और अपना जितना मैं अध्ययन कर पाया हूँ उसके माध्यम से या मेरे जो मार्गदर्शक रहे हैं उनके माध्यम से मैंने जो सीखा है वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। मैं फिर बोलूँगा, वर्गोत्तम ग्रह के बारे में विचार करते समय पहले उसकी लगन कुंडली की स्थिति को पूरी तरह देखें, और अगर लगन कुंडली में वो ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि नवांश कुंडली में भी उसकी स्थिति बिल्कुल पलट जाए। अगर नहीं पलटेगी तो आपको वो ग्रह अपने कारक तत्व से संबंधित रिजल्ट्स में चिंताएं, परेशानी, संघर्ष, पीड़ा और भी जो नेगेटिव है वो सभी कुछ देने की क्षमता रखता है। दूसरी बात, सभी ग्रह आपका भाग्य उदय करेंगे या आपका धन देने शुरू कर देंगे, आपको राजा बना देंगे, आपके घर में हाथी घोड़े होंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे जिसके कारक तत्व हैं उसी के आधार पर वो ग्रह के वर्गोत्तम होने पर वही स्थिति के विषय में पुष्टि करता है। जैसे सूर्य की वर्गोत्तम होने पर इम्यूनिटी, मान सम्मान, पिता की स्थिति, राजा से संबंध और राजनीतिज्ञों, सरकार से संबंध के विषय में आपको पता चलता है। आपकी आत्मा की कितना विकास हुआ है, आत्म तत्व कितना विकसित है, इसके विषय में पता चलता है। इसी प्रकार चंद्रमा के वर्गोत्तम और अच्छा होने पर ये स्थिति पता चलती है कि आपका मन कितना सरल और किस प्रकार की ग्रास्पिंग पावर रखता है, उसकी ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं, मानसिक स्थितियां आपकी कैसी रहेंगी। अगर यही चंद्रमा पीड़ित है और वर्गोत्तम होने पर भी पीड़ित है
तो आप मान के चलें कि मानसिक रूप से आपकी चिंताएं, पीड़ा और संघर्ष सभी कुछ को ये वेरीफाई कर रहा है कि आपको इससे संबंधित चिंताएं, पीड़ा, संघर्ष बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य से संबंधित और माता से आपके संबंधों से संबंधित चीज़ें भी 100% वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद और स्थितियां आती हैं बुध जैसे ग्रह के वर्गोत्तम होने पर। मान लीजिए ये बुध अपनी कन्या राशि में वर्गोत्तम हो रहा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया इंटेलिजेंस देगा, आपकी बहुत लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, आपकी कम्युनिकेशंस बहुत ज़बरदस्त होंगी, आपकी एबिलिटी दूर दूर तक दिखाई देगी। आपके इंटेलेक्ट पर, इंटेलिजेंस पे, कम्युनिकेशन पे, रिलेशनशिप्स पे, सभी जगह, फ्रेंडशिप्स पे, ये सभी जगह आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यही अगर मेष राशि में या वृश्चिक राशि में वर्गोत्तम हो रहा है या मीन राशि में वर्गोत्तम हो रहा है, तो इसके रिजल्ट कंप्लीटली अलग होंगे। वो उन राशियों के आधार पर भी उसमें जो परिवर्तन आना है वो आ जाएगा। मित्रों, इसी के साथ शुक्र जैसा ग्रह नीच राशि में वर्गोत्तम होने पर आपकी आर्थिक स्थिति और जीवन से संबंधित और भी चीज़ों में जो साधन सुविधाएं चाहिए उनके अभावों की पुष्टि, वेरिफिकेशन 100% कर देगा। इसके साथ साथ पत्नी से संबंध, स्त्रियों से संबंध, स्त्रियों के प्रति आपके विचारधारा जैसी कई चीज़ों पर भी आपके रिजल्ट्स को वेरीफाई करेगा। सभी ग्रह अपनी सिग्निफिकेशन के अंदर ही रिजल्ट देंगे। गुरु जैसा ग्रह का वर्गोत्तम होना और शुभ अवस्था में वर्गोत्तम होना आपकी विजडम को बढ़ाएगा, आपके दूसरों के दुख दर्द को समझने की पीड़ा को बताएगा, आप में दूसरों का साथ देने का और सही निर्णय लेने का और मार्गदर्शन देने की एबिलिटी को डेवलप करेगा। आप न्यायप्रिय होंगे, आप राजा के भी प्रिय होंगे, आपका शरीर भी सपुष्ट और सुदृढ़ रहेगा, आपको जल्दी कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। वैवाहिक जीवन से लेके सभी प्रकार की चीज़ों में, माता पिता से संबंधित सब चीज़ों में सहयोग करेगा। लेकिन यही अगर वर्गोत्तम होते समय अच्छी अवस्था में नहीं है, तो ये आपको इनसे संबंधित, धन से संबंधित, विवाह से संबंधित, बच्चों से संबंधित, क्योंकि इनका कारक तत्व है, तो उनसे संबंधित सभी प्रकार की चीज़ों में यह आपको समस्याएं देगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में और उच्च शिक्षा का ग्रहणशील होने, कई बार आप डिग्रीज ले लेते हैं लेकिन ग्रहणशील नहीं होते हैं, ये सभी चीज़ों में आपके लिए दुविधाएं बनी रहेंगी, संभव ही नहीं हो पाएगा। मित्रों, इसी प्रकार शनि जैसा ग्रह उच्च अवस्था में या मूल त्रिकोण राशि में अगर ऐसी स्थिति में वर्गोत्तम हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी अवस्था है। वो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्तव्यों में, अपना सामाजिक, अपने हर प्रकार के कर्तव्यों में व्यक्ति विशेष को पूरी तरह से समर्पित बनाएगा। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होगा, ऐसा व्यक्ति सभी के लिए हमेशा ये विचार करके चलेगा कभी मुझे किसी का हक नहीं रखना है। वो गरीब के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। मजदूर, गरीब और पीड़ा में स्थित या बूढ़े या कमज़ोर या स्वास्थ्य से संबंधित जिन लोगों को समस्याएं, उनकी हर प्रकार की सेवा करने का भाव उसके अंदर बना रहेगा। लेकिन यही अगर शनि वर्गोत्तम है और वो पीड़ा स्थिति में है, लगन कुंडली में भी पीड़ा में और नवांश कुंडली में भी पीड़ा में, ऐसी स्थिति में वो वर्गोत्तम शनि आपको इन सभी चीज़ों का अभाव दे देगा और आपको जगह जगह शरीर में पीड़ा देगा, पैरों में हमेशा दर्द रहेगा, आपका शरीर हमेशा दर्द करता रहेगा, आपका बुढ़ापा बहुत तकलीफ में गुजरेगा। मित्रों, इसी प्रकार राहु और केतु भी अपने ही कारक तत्वों में वर्गोत्तम, अच्छी स्थिति में वर्गोत्तम, उनके लिए आपको उनके डिस्पोजिटर को भी बहुत अच्छी तरह देखना है, क्योंकि वो राशि लॉर्ड का या युति या दृष्टियों का प्रभाव ज़्यादा लेकर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में वर्गोत्तम होने पर अगर दोनों स्थितियां उनकी नहीं बदल रही हैं, तो वो अच्छे होने पर बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ा देने की स्थिति में होते हैं, या वो अचानक आपसे सब कुछ छीन लेने की स्थिति में भी रहते हैं। मित्रों, इसी प्रकार से सभी ग्रहों के बारे में विचार करते हुए मंगल जैसा ग्रह पराक्रम को, पति पत्नी के रिश्ते को, स्वास्थ्य की जो क्षमताएं हैं उनको, और
सबसे कार्य निकालने की क्षमता को, ये सभी चीज़ों में अच्छा हो सकता है कि अगर लगन कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में वर्गोत्तम है तो वो बहुत फेवरेबल है। अन्यथा ये आपके लिए बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स भी देगा और आपके स्वास्थ्य को तो जो प्रतिकूल रिजल्ट्स निश्चित रूप से मिलेंगे। मित्रों, मैंने अपनी तरफ से वर्गोत्तम से मिलने वाले रिजल्ट आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये बहुत सारे जिज्ञासु और विद्यार्थी वर्ग के लिए उपयोगी रहेगा और मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी ही मिलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको कुछ और ऐसी ही बहुत ही बढ़िया जानकारी दूंगा जिससे आपको ज्योतिष को समझने में बहुत आसानी होगी। वैदिक ज्योतिष के लिए मेरा जो कर्तव्य बनता है मैं उसका निर्वाह करने का पूरा प्रयास करूंगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।